हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, ये है एनसीईआरटी 6th क्लास। और किस चीज़ की एनसीईआरटी है, किस विषय की? ये है हिस्ट्री की एनसीईआरटी। और दोस्तों, इसमें आप पढ़ रहे हैं अध्याय 8। कौन सा चैप्टर? अध्याय 8। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है सम्राट अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्या किया है दोस्तों? त्याग क्या है दोस्तों? इसमें एक फैक्ट आता है, विशेषकर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है सारनाथ। तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अशोक जी के दादा कौन थे? अशोक जी के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी? चाणक्य, ये जिन्हें हम कहते थे कौटिल्य, इनकी सहायता से इन्होंने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है दोस्तों। और चाणक्य कौटिल्य साहब ने एक किताब लिखी थी जिसे हम कहते थे या कहते हैं अर्थशास्त्र। और दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं चाणक्य नीति। क्या कहते हैं? चाणक्य नीति। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। फिर से जान लीजिए, अशोक साहब के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे कौन थे? सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। ये है अशोक साम्राज्य की राजधानी। तो जानेंगे आप लोग अशोक साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिणी भारत, कहाँ से? उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में पड़ता था। दोस्तों, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो जब कभी यात्री उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते थे, उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते थे, तो उज्जैन यहाँ कहीं पड़ता था। क्या पड़ता था? उज्जैन। तो उज्जैन नॉर्थ से, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उज्जैन पड़ता था दिल्ली। ठीक है दोस्तों। आपको हम नक्शे के माध्यम से समझाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के उस समय कौन कौन से नगर और कौन कौन से प्राप्ति स्थल थे। कौन कौन से नगर और कौन कौन से प्राप्ति स्थल थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उस समय के मुख्य नगर थे ये काले पॉइंट वाले, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। कौन कौन से? तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो लाल रंग से दिखाए गए हैं ये सभी प्राप्ति स्थल हैं। ये सभी क्या हैं? प्राप्ति स्थल हैं। जैसे दोस्तों, अफगानिस्तान में पड़ता है कंधार और लंपक। कंधार और लंपक। ठीक है दोस्तों। और मनसेहरा ये पड़ता है भारत में। शहबाजगढ़ी ये पड़ता है पाकिस्तान में। तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में। दोस्तों, कलसी, टोपरा और बहापुर ये दिल्ली के आसपास पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ते हैं? दिल्ली के आसपास। मेरठ तो आप लोग सब जानते ही हैं। रामपुरवा बिहार में। और ये है लौरिया अरजाज, पाटलिपुत्र बिहार, लौरिया अरजाज भी बिहार में। सारनाथ उत्तर प्रदेश, जिसे आजकल वाराणसी कहते हैं, के आसपास पड़ता है। गुज्जर, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उज्जैन। क्या? उज्जैन। तो उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र था जो उत्तर से, यानी कि उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने पर बीच में पड़ता था। कौन सा राज्य? उज्जैन। यह गिरनार, गिरनार पड़ता है गुजरात में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। रूपनाथ उत्तर प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में। और ये है गुरिया। ठीक है दोस्तों।
और देखते हैं सम्राट अशोक जी का साम्राज्य काल कहाँ कहाँ तक था। ये है सोपारा। सोपारा शायद पड़ता है ये महाराष्ट्र में, और सन्नाती भी महाराष्ट्र में, मस्की कर्नाटक में, और कलिंग उड़ीसा, और येरागुड़ी पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में, और ब्रह्मगिरी पड़ता है ये कर्नाटक व तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस समय के लोग क्या करते थे, कैसे कैसे रहा करते थे। तो उस समय किसान और पशुपालक जो थे वो गांव में बसे थे, जबकि मध्य भारत में अधिकतर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? जंगलों से। ठीक है दोस्तों। तो सम्राट अशोक के समय में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कैसी कैसी भाषा बोलते थे? अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और अलग अलग प्रकार का भी भोजन भी करते थे, और अलग अलग किस्म की ही पोशाक पहनते थे। कौन? सम्राट अशोक के समय में जो जनता थी उनका रहना सहना, बोलचाल और उनकी पोशाक जो थी वह अलग किस्म की थी। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन उठता है कि राज्य साम्राज्य से किस प्रकार से भिन्न होते थे। राज्य साम्राज्य से किस प्रकार से भिन्न होते थे। साम्राज्य जो हैं बड़े होते थे। कैसे होते थे? छोटे से नहीं बल्कि बहुत बड़े होते थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो सम्राट थे और राजाओं की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। इनकी जो पावर थी ज़्यादा थी। किनकी? सम्राटों की। किनकी अपेक्षा में? राजाओं की तुलना में सम्राटों की शक्ति ज़्यादा थी। इसलिए इन्हें संसाधन जीविका चलाने के लिए अनिवार्य जो सामग्री होती हैं उन्हें कहते हैं संसाधन। तो उन्हें संसाधन की भी ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों। और उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किसने की थी अधिकारियों की नियुक्ति? सम्राटों ने। क्यों की थी? कर इकट्ठा करने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। क्या? साम्राज्य का प्रशासन। दोस्तों अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो सम्राट अशोक जी के समय में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। सपोज कीजिए कि यदि कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर तो जैसी भौगोलिक स्थिति है वैसे ही यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते होंगे। यदि कहीं प्लेन है तो प्लेन में जो कार्यशैली कार्य पद्धति है वह पहाड़ की तुलना में अलग रहेगी। इसीलिए अलग अलग ढंग से अलग अलग हिस्सों पर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किया जाता था। और पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, किसके? पाटलिपुत्र के जो आसपास के क्षेत्र पर थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और आसपास के गांवों या शहरों से किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों और शिल्पकारों से जो कर इकट्ठा करते थे तो वहाँ राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। ठीक है दोस्तों। और राजा के आदेशों का यदि नागरिक उल्लंघन करते थे तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे। और कई अधिकारियों का वेतन भी हुआ करता था। क्या समय सम्राट अशोक के समय में अधिकारी का वेतन हुआ करता था? जी हाँ, वेतन हुआ करता था। दोस्तों क्या वर्तमान समय की तरह वहाँ पर संदेशवाहक जैसे कि आजकल डाकिये हैं की व्यवस्था थी? जी हाँ, ये संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे और राजा के लिए ये जासूसी का कार्य किया करते थे। कौन दोस्तों? संदेशवाहक। और सबसे ऊपर जो था सम्राट हुआ करता था और यह राज परिवारों व
वरिष्ठ मंत्रियों, राज परिवारों व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से संपर्क सभी पर नियंत्रण रखा करता था। ठीक है दोस्तों। और मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे प्रांत या क्षेत्रों में बटा होता था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां शासन किया करती थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी यहाँ नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। ऐसी जगहों पर स्थानीय परंपराओं का व नियमों का ही चाल चलन था। उदाहरण के लिए यदि कहीं मुस्लिम कम्युनिटी रहती है तो वो ईद का त्यौहार मनाएंगे, ना कि होली का, क्योंकि होली हिंदू लोग मनाते हैं और ईद मुस्लिम भाई मनाते हैं। इसलिए वहाँ पर सम्राट अशोक के समय में स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही बोलबाला था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र पाए जाते थे। इन इलाकों में मौर्य शासक मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। कहाँ पर? मार्गों पर और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। जो व्यापारी या शिल्पकार इन मार्गों को, नदियों को पार करते थे, उनसे अधिकारी लोग कर वसूला करते थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अधिकारियों को जो संसाधन कर या भेंट के रूप में मिला करते थे वो उन्हें इकट्ठा कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए उत्तर और पश्चिम भाग से कंबल जो आप सर्दियों में ओढ़ते हैं, और दक्षिणी भारत से सोने और कीमती पत्थर मिला करते थे, जिन्हें वे नजराने के रूप में इकट्ठा किया करते थे। किस रूप में दोस्तों? नजराने के रूप में इकट्ठा किया करते थे। दोस्तों अब ये नजराना क्या होता है आप जानने की कोशिश कीजिए, हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक होता है कर और दूसरी ओर होता है नजराना। कर और नजराना। तो दोस्तों कर ये लिया जाता है नियमित ढंग से और नजराना लिया जाता है अनियमित ढंग से। जैसे भारत सरकार 2.5 लाख से अधिक आय वालों से एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कर लेती है। कर का मतलब टैक्स लेती है, लेकिन नजराना ये अनियमित था। अगर ये स्वैच्छिक था, किसी का मन है तो नजराना दे सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करेंगे राजधानी में सम्राट। तो दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज यूनान के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर, इनके ये राजदूत थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करेंगे पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना के बारे में। यहाँ सम्राट अशोक जी के 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। कच्ची ईंटों से बने होते थे, न कि पक्की ईंटों से। ठीक है दोस्तों। और ये लकड़ी से बने होते थे। राजा का महल भी काठ यानी कि लकड़ी का बना होता था और इन पर की जाती थी पत्थर की नक्काशी। क्या की जाती थी? पत्थर की नक्काशी। और इनके चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरे थे। हम पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रशासन के अंत में जंगल वाले इलाके, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी स्वतंत्र थे, कोई इंटरफेयर ही नहीं था उनके जीवन में, क्योंकि जंगल थे वहाँ पर। तो वहाँ मौर्य जो पदाधिकारी थे उनको जंगलवासी हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम जैसी चीज़ दिया करते थे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अशोक एक अनोखा
सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो दोस्तों, अशोक मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा या शासक हुए हैं। कौन? सम्राट अशोक, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा, किसके द्वारा? अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए हैं। सामान्यतः ये अपनी भाषा में या अभिलेखों में प्राकृत भाषा और देवनागरी का प्रयोग किया करते थे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा और देवनागरी का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का धर्म क्या था। अशोक का धर्म क्या था? दोस्तों, धर्म का संबंध धर्म से है। धर्म का संबंध धर्म से है। तो सम्राट अशोक कहा करते थे कि किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को वह निर्देश दे। वह कौन? सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उस समय अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहा करते थे। कई बार इनमें टकराव हो जाते थे और जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार या अत्याचार किया जाता था। परिवार में और कभी कभी पड़ोस में झगड़े हो जाते थे। फिर क्या हुआ? अशोक साहब ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की। तो धम्म महामात का क्या कार्य था? परिवार व पड़ोसियों के झगड़े समाप्त कराना। ठीक है दोस्तों। और ये जो धम्म महामात थे, इन्होंने जगह जगह पर धम्म यानी कि धर्म की शिक्षा दी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। शिला कहते हैं चट्टानों को और स्तंभ कहते हैं खंभों को। ठीक है दोस्तों। और राजा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि ये अभिलेख उन लोगों को पढ़वाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़वाने का मतलब है उन लोगों को सुनवाएं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। और सम्राट अशोक जी ने क्या किया? सड़कें बनवाई, यस। कुएं खुदवाएं, यस। विश्राम गृह जहाँ आराम किया जा सके श्रमिकों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, नौकरों के द्वारा वहाँ बनवाए, इसीलिए बनवाए गए विश्राम गृह। उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक ने जो शिक्षा दी, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, सभी जानवरों पर दया दिखाओ, ब्राह्मणों और श्रमणों को अधिक से अधिक दान दो। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने शिक्षा दी कि अपने धर्म की प्रशंसा व दूसरे धर्म यानी कि धर्म की निंदा यानी कि बुराई करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। धर्म की बड़ाई, अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई, इस तरह से समाज में फैल जाती है नफरत। ठीक है दोस्तों। और इससे एक दूसरे धर्म का नुकसान होता है यदि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं तो। ठीक है दोस्तों। उन्होंने शिक्षा दी कि हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिखा है
उनके धर्मादेश किनके, सम्राट अशोक जी के, आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही था। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल GS मस्ती विद नाहर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।